Good morning, friends, my students. Have you ever seen third stanza? Are the teeth of a rake ever going to bite? Have the hands of a clock any left or right? Can the garden plot be deep and dark? And what is the sound of the bird's bark? The third stanza, ये थर्ड स्टांजा है. वी विल सी द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स. इसमें बर्च वर्ड आया है. अ टाइप ऑफ ट्री, एक पेड़ का प्रकार है. अ टाइप ऑफ ट्री बर्च. देन रेक, एन एग्रीकल्चरल implement with the teeth for gathering cut grass and hay or for soothing the surface of the ground. ग्राउंड को ग्राउंड सरफेस को सूद करने के लिए यूज किया जाता है. देन सम वर्ड्स लाइक टीथ. टीथ इसमें यूज किया है. द फर्स्ट मीनिंग ऑफ टीथ, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. दांत होते हैं, हमारे मुंह में जो दांत होते हैं उसको टीथ कहा जाता है. सेकंड मीनिंग, अ गार्डनिंग टूल, एक ऐसा मतलब टूल जिससे गार्डनिंग की जाती है. पार्ट ऑफ अ रैक, एक रैक का पार्ट होता है. गार्डन को स्मूथ, सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है गार्डन के. सेकंड वर्ड, हैंड्स. हैंड्स मीन्स पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. हमारे हाथ होते हैं दो, लेफ्ट राइट हाथ होते हैं, उसको हैंड्स कहा जाता है. सेकंड मीनिंग, पार्ट्स ऑफ अ क्लॉक, घड़ी में जो कांटे होते हैं उसको भी हैंड्स कहा जाता है. पार्ट्स ऑफ अ क्लॉक. नेक्स्ट वर्ड, प्लॉट. PLOT, प्लॉट. थर्ड स्टैंजा की थर्ड लाइन देखिए. प्लॉट, PLOT, प्लॉट. प्लॉट का मतलब होता है अ लैंड एरिया. हम जहां घर बनाते हैं उसको प्लॉट बोलते हैं, उस जमीन को. दूसरा मीनिंग, विकेड और क्रूएल प्लान, जैसे कोई योजना बनाई जाती है किसी को मारने की, किसी को जख्मी करने की, तो वो बुरी योजना जो होती है उसको प्लॉट कहा जाता है. अ विकेड प्लान और अ क्रूएल प्लान. एक वर्ड है बार्क, BARK, बार्क. बार्क मीन्स पार्ट ऑफ अ ट्री. बार्क यानी जैसे अपनी स्किन होती है ह्यूमन बींग की, वैसे पेड़ों के ऊपर जो छाल होती है उसको बार्क कहा जाता है, पार्ट ऑफ अ ट्री. दूसरा मीनिंग, जब कुत्ते भौंकते हैं तो उसको बार्किंग कहा जाता है. बार्क यानी भौंकना, कुत्ते का भौंकना. BARK, बार्क. साउंड ऑफ अ डॉग, साउंड ऑफ अ डॉग. तो ये वर्ड्स के मीनिंग हुए कुछ. और डबल मीनिंग्स, जिसको हम बोलेंगे कि एक सिंगल फर्स्ट मीनिंग और दूसरा मीनिंग, ऐसे डबल मीनिंग्स के वर्ड्स इसमें ज़्यादातर यूज किए पोएट ने. नाउ वी विल सी द पैराफ्रेज ऑफ दिस थर्ड स्टांजा. थर्ड स्टांजा का पैराफ्रेज देखेंगे हम. आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट, ये फर्स्ट लाइन है. इन द लास्ट स्टांजा, दिस इज द लास्ट स्टांजा ऑफ द पोएम, थर्ड स्टांजा. In this stanza, the poet has made a reference to the teeth of a rake. पोएट यहां पर रेफरेंस देते हैं टीथ ऑफ रेक, विच ही कंपेयर्स टू ह्यूमन टीथ. उस टीथ ऑफ रेक को ह्यूमन टीथ के साथ में कंपेयर करता है पोएट. एंड ही क्वेश्चंस वेदर दे कैन बाइट लाइक ह्यूमन टीथ डू. क्या इंसान के दांत जैसे किसी भी चीज को चबाते हैं, खाते हैं, काटते हैं, तो वो भी ऐसा करते हैं. ही वंडर्स, ही वंडर्स, उसको आश्चर्यचकित होता है. हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट, मीन्स द पोएट वंडर्स वेदर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर राइट और लेफ्ट लाइक ह्यूमन हैंड्स. जैसे इंसान के हाथ होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट बोला जाता है, वैसे क्लॉक के भी जो कांटे होते हैं, हैंड्स होते हैं, वो लेफ्ट और राइट होते हैं. ही आस्क्स इफ द गार्डन्स प्लॉट कैन बी डार्क और डीप.
वो पूछता है कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप और डार्क। इट मीन्स जैसे स्टोरीज प्लॉट होता है, एक कहानी होती है, उसमें प्लॉट्स होते हैं, कहानी में भी प्लॉट्स होते हैं। सेम इन द सेम मैनर ही आस्क्स इफ द गार्डन्स प्लॉट कैन बी डार्क एंड डीप। जैसे स्टोरी के प्लॉट होते हैं, कोई कहानी में जो प्लॉट्स होते हैं, योजनाएं जो होती है, प्लानिंग्स जो होता है, वो डार्क डीप होता है, तो क्या गार्डन्स प्लॉट भी डार्क डीप हो सकता है? इफ द गार्डन्स प्लॉट कैन बी डार्क और डीप लाइक अ स्टोरीज प्लॉट। फाइनली बाद में लास्ट लाइन में पूछता है एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्ड्स बार्क। फाइनली ही आस्क्स और ही क्वेश्चंस वेदर द बार्क ऑफ बर्च ट्री, बर्च ट्री का जो बार्क है, मतलब बर्च ट्री की जो छाल है, खाल है, पेड़ की खाल होती है, छाल होती है, और इंसान की स्किन होती है। तो बार्क ऑफ अ बर्च ट्री कैन मेक अ साउंड लाइक द बार्क ऑफ अ डॉग। जैसे कुत्ता भौंकता है, बार्किंग करता है, क्या बार्क भी साउंड निकाल सकता है, कैन मेक अ साउंड। सो इन दिस वे दस द पोएट मेक्स यूज ऑफ अम्यूजिंग पन्स। पोएट ने बहुत सारे पन्स यूज किए इस पोयम में टू ब्रिंग अबाउट द ड्यूअल मीनिंग्स ऑफ सर्टन वर्ड्स। कुछ वर्ड्स के ड्यूअल मीनिंग्स यहाँ पर यूज किया है। जनरली पन फिगर ऑफ स्पीच जब किया जाता है तो उसमें वर्ड्स के डबल मीनिंग लिए जाते हैं, ताकि मीन्स इन दिस वे पन इज क्रिएटेड, पन क्रिएट किया जा सके। तो इस स्टांजा में भी द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी। द स्टांजा की चारों लाइन जो फर्स्ट लास्ट स्टांजा मीन्स थर्ड स्टांजा, द फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखिए बाइट, देन सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड राइट, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड डार्क, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड बार्क। सो पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड बाइट, राइट, डार्क, बार्क, ए ए बी बी। द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टांजा इज ए ए बी बी। राइम स्कीम ए ए बी बी है। अगेन फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया है। आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट। हियर personification this figure of speech is done or used. The rake is given the human quality of biting like humans. जैसे इंसान, मनुष्य अपने दांतों से किसी भी चीज को बाइट करता है, सेम रेक भी करता है, ऐसा बोला है। Have the hands of a clock any left or right? Here antithesis is used. Antithesis figure of speech कब होता है? The two opposite words आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। जब किसी एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स को यूज किया जाता है तब फिगर ऑफ स्पीच होता है एंटीथीसिस। यहां पर भी एंटीथीसिस इज यूज्ड। द टू अपोजिट वर्ड्स लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट ये दोनों अपोजिट है, दे आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस, दैट्स व्हाई एंटीथीसिस इज यूज्ड हियर। हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन लेफ्ट और राइट। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ बर्ड्स बार्क। इन दिस लाइन, ये लास्ट लाइन में देख सकते हैं आप, यू कैन सी ऑनोमोटोपोइया। ऑनोमोटोपोइया, द वर्ड बार्क इंडिकेट साउंड। जब किसी वर्ड से साउंड इंडिकेट होता है तो फिगर ऑफ स्पीच होता है ऑनोमोटोपोइया। हियर ऑनोमोटोपोइया इज यूज्ड। द वर्ड बार्क इंडिकेट साउंड, बार्किंग, भौंकने की आवाज, आवाज करना। सो here onomatopoeia is used. Can the garden plot be deep or dark? यहाँ पर deep और dark, these words start with letter D. The sound of D is repeated pleasingly, इसलिए यहाँ पर alliteration use किया है। Alliteration is used. Can the garden plot be deep and dark? So the sound of D is used for pleasing effect. यहां पर साउंड ऑफ डी का इस्तेमाल हो रहा है, एलिट्रेशन यूज किया है। अगेन आर द टीथ ऑफ रेक एवर गोइंग टू बाइट, पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्ड्स बार्क। यहां पर इंट्रोगेशन भी यूज किया है, इंट्रोगेशन इज यूज्ड, क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर का रिक्वायरमेंट नहीं है। देन
द पोयम हैज 3 क्वार्टेट्स। अब हम इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी समझ लेंगे, लगे हाथ। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम, हैव यू एवर सीन द पोयम हैज 3 क्वार्टेट्स। पोएम में 3 क्वार्टेट्स आप देख रहे हैं, 3 स्टांजास यूज किया है विद द राइम स्कीम ए बी ए बी। इसमें ए बी राइम स्कीम यूज किया है। द पोएट क्लियरली यूजेस होमोग्राफ्स। पोएट ने होमोग्राफ्स यूज किए टू क्रिएट ह्यूमर इन द पोयम। पोयम में ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। होमोग्राफ्स आर वर्ड्स स्पेल्ड इन द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। होमोग्राफ्स क्या होते हैं? दे आर वर्ड्स, ये वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेलिंग सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। Every line of the poem contains figure of speech, pun as well as interrogation. हर एक लाइन में इंट्रोगेशन यूज किया है, पन यूज किया है। The other figure of speech used as personification, alliteration and antithesis. The tone of the poem is light hearted. इस पोयम का टोन जो है लाइट हार्टेड है एंड फनी है। The poem has no implied meaning. पोएम का कोई इंप्लाइड मीनिंग नहीं है। एज सच एज इट ओनली डील्स इन द गेम ऑफ वर्ड प्ले। इस पोएम में वर्ड के ऊपर प्ले किया है, मीन्स पन का यूज किया है। द पोएट क्लियरली प्लेस विद द वे थिंग्स हैव बीन नेम्ड। यहां पर पोएट ने क्लियरली वर्ड्स के ऊपर प्ले किया है। इफ अ पार्ट ऑफ द रिवर कैन बी कॉल्ड रिवर बेड। अब रिवर के पार्ट को रिवर बेड अगर बोला जा सकता है, shouldn't it have a sheet? क्या इसको शीट नहीं कहा जा सकता? It conveys the message that, इससे ये मैसेज दिया जाता है, words which are spelled same have meaning, same words जिनका स्पेलिंग सेम होता है have different meanings and usage। उसका अलग अलग मीनिंग होता है, यूसेज भी अलग अलग हो सकता है। मुझे ये पोएम क्यों पसंद है? I like the poem as the poet teaches the best way to use homographs। इसमें होमोग्राफ्स का बहुत अच्छा यूज किया है एज पन टू क्रिएट ह्यूमर। द पोएट हैज ब्रिलियंटली यूज्ड होमोनीम्स टू डिपिक्ट द होमोग्राफिक पन। होमोग्राफिक पन को बताने के लिए होमोनीम्स का बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इस्तेमाल किया है। द फेवरेट लाइन्स, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, हैज द फुट ऑफ द माउंटेन एनी टोज। ये दोनों फेवरेट लाइन्स हैं, जिसको मैं आपकी अलग हो सकती है, आपका फेवरेट लाइन अलग हो सकता है। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया है। नाउ लगभग इस पोएम के बारे में संपूर्ण जानकारी, द फुल इंफॉर्मेशन, फुल मीनिंग एंड पैराफ्रेज, फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ऑल दिस थिंग्स, ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। नाउ अभी थैंक यू वेरी मच।